जय श्री राधे फ्रेंड्स। शुभी बाहर खड़ी हुई थी। वह कुछ परफ्यूम देख रही थी अगस्त के लिए। जब से दोनों अलग हुए हैं, अगस्त ने अपने आप पर ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। वह पहले की तरह महकता नहीं, पहले की तरह तैयार नहीं होता। बचपन से लेकर जवानी तक उसने हमेशा अगस्त को एकदम बन ठन के तैयार ही देखा था। वह उसे हमेशा अपने सपनों का राजकुमार ही लगता था। लेकिन दोनों के अलग हो जाने के बाद अगस्त पूरे तरीके से बदल गया था। उसे कभी किसी चीज का होश नहीं रहता। बीते दिनों के बारे में याद करके शुभी को अपने सीने में दर्द महसूस होता है। ऐसी बात नहीं है कि उन जुदाइयों का दर्द सिर्फ अगस्त ने बर्दाश्त किया है। सुबी ने भी उससे कहीं ज्यादा बर्दाश्त किया। उस दर्द से वह आज तक नहीं निकल पाई। वह जानती थी कि जो जो कुछ भी हुआ उसमें अगस्त की कोई भी गलती नहीं है। वह जो कुछ भी कर सकता था उसने किया। उन दोनों की ही किस्मत में एक हैप्पी एंडिंग नहीं लिखी थी। पर कोई भी चीज इस सच्चाई को नहीं बदल सकती कि वह दोनों एक दूसरे के साथ तब से हैं जब से दोनों ने अपने होश संभाले हैं। बचपन से उनका रिश्ता पति पत्नी के रिश्ते से भी कहीं ज्यादा गहरा है। डाइवोर्स होने के बाद भी दोनों अनजान नहीं हो सकते एक दूसरे से। दोनों एक दूसरे का परिवार है, हमेशा से ही थे और हमेशा रहेंगे। शुभी आज भी अगस्त से उतना ही प्यार करती है, बस उसने अपने प्यार को दिल की गहराइयों में छुपा लिया है। थोड़ी ही देर में अगस्त एक सूट पहनकर बाहर निकलता है। शुभी की नजरें अगस्त के ऊपर से जैसे ही पड़ती है, उसकी आंखें अगस्त की आंखों पर टिक जाती हैं। उसने बिजनेस सूट पहन रखा था। लंबे चौड़े शरीर, मजबूत सीने के साथ फिट हुई उसकी शर्ट, परफेक्ट फिटिंग के साथ वह सूट उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा था। शर्ट पैंट के अंदर दबी हुई थी और ऊपर से दो बटन खुले हुए थे जो उसके सीने को थोड़ा सा एक्सपोज कर रहे थे, जिस वजह से उसका सेक्सी लुक और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। शुभी को हमेशा ही अगस्त का तैयार होना हद से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता था। वह हमेशा सोचती थी कि कोई इतना हैंडसम और सेक्सी कैसे लग सकता है। अगस्त को खुद फैशन की कोई भी सेंस नहीं थी, इसलिए वह अपने आसपास ऐसे लोगों को रखता था जो उसके लिए परफेक्ट फैशनेबल लुक तैयार करते थे। शुभी कुछ सेकंड के लिए अगस्त को देखने में इतना खो जाती है कि उसकी नजरें हटने का नाम नहीं लेती और एक बार फिर से उसे अपने दिल की धड़कन तेज महसूस होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जवानी के दिनों में होती थी। अगस्त चलता हुआ शुभी के पास आता है। वो करीब आकर खड़ा हो जाता है। शुभी की नजरें उसके ऊपर जमी हुई थी। वह हल्का सा अपना गला साफ करता है। तुरंत शुभी होश में आती है और शर्मिंदगी से अपनी नजरें चुराने लगती है। उसके गाल हल्के से गुलाबी हो जाते हैं जिन्हें अगस्त से साफ साफ नोट कर रहा था। उसके होठों पर सीक्रेटली एक छोटी सी मुस्कान खिल गई थी, तो मतलब अब भी उसके अंदर चार्म है कि वह अपनी बंदी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। अगस्त ने पूछा, कैसा लग रहा है ये? शुभी ने परफ्यूम पर नजर मारते हुए हल्की सी कोल्डनेस के साथ कहा, बेटर है, दूसरा ट्राई करो। शुभी का एटीट्यूड एकदम से बदल जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे अभी कुछ सेकंड पहले वह बिल्कुल उसे नहीं ताड़ रही थी। अगस्त वापस लौट जाता है। शुभी एक गहरी सांस लेती है और अपनी धड़कनों को मैनेज करती है। थोड़ी ही देर में अगस्त एक और सूट पहनकर आता है। उसमें भी वह काफी अच्छा और अट्रैक्टिव लग रहा था। शुभी अपने चिन पर उंगली रखकर अगस्त को देखती और कहती है, अच्छा लग रहा है, पर तुम इसके साथ टाई ट्राई करो। उसके बाद वह एक मैचिंग टाई निकालकर अगस्त को दे देती है। अगस्त कुछ सेकंड के लिए चुपचाप खड़ा उसे देखता है। जब सुबह नोट करती है कि वह अब ऐसे ही खड़ा है टाई को हाथ में लेकर, तो वह अपनी आईब्रोज को कंफ्यूजन में ऊपर उठा लेती है, पूछने के लिए कि क्या हुआ, पहनकर दिखाओ, ऐसे खड़े क्यों हो? अगस्त ने कहा, मुझे यह पहननी नहीं आती, तुम जानती हो शुभी, मुझे ये पहननी नहीं आती। शुभी को तुरंत याद आता है कि अगस्त को टाई पहनना नहीं आता। उसे टाई की नॉट लगाना हमेशा बहुत कंफ्यूजिंग लगता था, इसलिए उसने कभी उसे सीखने में अपना वक्त बर्बाद नहीं किया। थोड़ा ऑकवर्ड होकर शुभी आगे आई और फिर उसने अगस्त के गले में टाई पहनाना शुरू किया। अगस्त की नजरें शुभी के खूबसूरत चेहरे पर टिकी हुई थी और जरा भी हटने का नाम नहीं ले रही थी। शुभी की भी उसकी आंखों में देखती है। वह काफी देर तक उसे बस ऐसे ही देख रहा था, जैसे उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं। उसे ऐसे अपने आप को घूरता हुआ देखकर उसके गले में टाई बांधते हुए शुभी ने कहा, कैन यू प्लीज स्टॉप स्टेयरिंग मी, इट्स वियर्ड। शुभी अगस्त को अपने आप को घूरता हुआ देखकर थोड़ा ऑकवर्ड हो गई। अगस्त ने जब उसकी बात सुनी तो उसने तुरंत अपनी नजरों को दूसरी तरफ फेर लिया। एक पल के लिए तो वह शुभी को देखकर खो ही गया था। जब वह उसके इतना करीब होता है तो उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है अपनी नजरें उसके खूबसूरत से चेहरे से हटा पाना। तभी अचानक उन्हें पीछे से एक हैरानी से भरी आवाज सुनाई देती है, शुभी, इज दैट यू? शुभी और अगस्त ने कंफ्यूजन
होकर उस डायरेक्शन में देखा तो अचानक वहां पर किसी को खड़ा हुआ देखकर शुभी हैरान हो गई। वहां पर अगस्त की उम्र का एक आदमी खड़ा हुआ था। इसके चेहरे पर हैरानी नजर आ रही थी। काफी लंबा चौड़ा हैंडसम सा आदमी था जो थोड़ा एज्ड और मैच्योर लग रहा था। उसे देखते ही अचानक शुभी की आंखों में चमक आ गई। विवेक, ओ माय गॉड, तुम यहाँ पर। शुभी तुरंत अगस्त को वहीं छोड़कर उस आदमी के पास भागकर जाती है। वह आदमी भी मुस्कुराकर आगे बढ़ता है और शुभी उसे हक कर लेती है। अचानक यह देखकर अगस्त हैरान हो जाता है। उसके एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं और हाथों की मुट्ठियां जोर से कस जाती है। विवेक शुभी का बहुत पुराना फ्रेंड था। वह लोग कॉलेज टाइम से एक दूसरे को जानते थे। उनका पूरा ग्रुप था जिसमें से विवेक भी एक मेंबर था। अचानक कितने सालों के बाद उसे अपनी आंखों के सामने देखकर शुभी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कॉलेज के बाद ज्यादातर दोस्त से उसके कांटेक्ट खत्म हो गए थे। सब लोग अपना अपना करियर बनाने में यहाँ वहाँ निकल गए थे। विवेक भी कुछ दोस्तों के साथ अब्रॉड आया था अपनी फर्दर स्टडी के लिए। उसके बाद उसने कभी बात नहीं हुई उससे। हक ब्रेक करके शुभी विवेक से बोली, इतने सालों बाद, ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें मैं अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ। तुम तो बिल्कुल नहीं बदले यार। विवेक ने हंसते हुए कहा, तुम भी तो नहीं बदली। देखा, एक ही बार में पहचान लिया ना मैंने तुम्हें। सुबह हंस देती है। उसके बाद विवेक की नजरें पीछे खड़े अगस्त पर पड़ती है जो कड़क आंखों से उन्हें देख रहा था। वह ऐसे देख रहा था जैसे विवेक के मुंह पे 4-5 घुसे मारेगा। विवेक ने शुभी से कहा, यह अगस्त है ना तुम्हारा हस्बैंड। अचानक ये सुनकर शुभी थोड़ा ऑकवर्ड हो गई पर उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ वही है। विवेक को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है। विवेक की बात सुनकर शुभी ने अगस्त की तरफ देखा और उसने भी अगस्त की कोल्ड आंखों को नोटिस किया जिसमें एक अलग ही आग नजर आ रही थी। यह देखकर शुभी ने अपने आंखों को रोल किया। यह देखो, फिर से सो कोल्ड जेलिसी। शुभी इन आंखों में जल रही आग, इस जलन को बहुत अच्छे से पहचानती थी। वह जब भी किसी आदमी के पास खड़ी होती थी, किसी आदमी से बात करती थी, उसका कोई आदमी दोस्त होता, इनफैक्ट कॉलेज के टाइम पर भी जब उसका कोई मेल फ्रेंड उसके पास आता या घर आता, उसके साथ घूमने जाती, अगस्त की आंखें इसी तरह से जलने लगती थी और आज भी इस आग में जरा भी कमी नहीं आई थी। पर पता नहीं क्यों शुभी का हार्ट बीट स्किप करने लगता है। अगस्त उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और विवेक की तरफ थोड़ी कड़क नजरों से देखता है। विवेक थोड़ा ऑकवर्ड होकर मुस्कुराता है और कहता है, हेलो मिस्टर राव, मेरा नाम विवेक है, विवेक मलिक। मैं शुभी का दोस्त हूँ, उसके कॉलेज टाइम का फ्रेंड। कैसे हैं आप? विवेक हाथ बढ़ाता है पर अगस्त कड़क नजरों से विवेक को देख रहा था। उसने हाथ नहीं मिलाया। फिर उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके उसने शुभी की तरफ देखा और कहा, शॉपिंग पूरी हो गई या और भी कुछ बाकी है? एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस मीटिंग होने वाली है और टाइम हो रहा है। अगस्त को इस तरह से विवेक को इग्नोर करते हुए देखकर माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। विवेक अपना हाथ पीछे कर लेता है। शुभी और विवेक दोनों को ही थोड़ा सा अजीब लगता है। शुभी को तो काफी शर्मिंदगी होती है। यह आदमी क्या कहीं भी उसे शर्मिंदा किए बिना नहीं रह सकता? जरूरत क्या है इसे इस तरह से बिहेव करने की? शुभी ने हल्का सा सर हिलाया और कहा, तुम कपड़ों की बिलिंग करवाओ, मैं अभी आती हूँ। अगस्त शुभी को वहां पर विवेक के साथ छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन शुभी ने कड़क आंखों से उसे देखा और आंखों ही आंखों में उसे वार्निंग दे रही हो ऐसा लग रहा था। अगस्त हेल्पलेस होकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही विवेक शुभी से बोला, तुम्हारा हस्बैंड मुझे ऐसे क्यों देख रहा था जैसे मैंने उसका कुछ लूट लिया हो? शुभी ने एक गहरी सांस ली और कहा, छोड़ो उसे, वो ऐसा ही है। वैसे तुम बताओ यहाँ पर क्या कर रहे हो? विवेक ने जवाब दिया, मेरी बेटी यहाँ पर पढ़ती है ना, मैं उससे मिलने आया था। शुभी ने एक ब्राइट मुस्कुराहट के साथ कहा, वाओ, तुम्हारी बेटी यहाँ पर पढ़ती है, दैट्स इंटरेस्टिंग। क्या नाम है उसका? विवेक ने जवाब दिया, ऐश्वर्या। विवेक की बात सुनकर शुभी ने कहा, बहुत खूबसूरत नाम है। बाय द वे, तुम्हारी बीवी भी आई है क्या तुम्हारे साथ? यह सुनकर अचानक विवेक के चेहरे की स्माइल और एक्साइटमेंट एकदम से गायब हो गई, जिसे शुभी ने तुरंत नोट कर लिया। उसने कंफ्यूजन में कहा, क्या हुआ? विवेक ने जवाब दिया, मेरी वाइफ 10 साल पहले चली गई, उसकी मौत हो गई। अचानक विवेक की बात सुनकर शुभी की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। व्हाट? कैसे? शुभी ने यह न्यूज़ बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी। विवेक ने जवाब दिया, उसको ब्रेस्ट कैंसर था, हमने काफ़ी इलाज करवाया उसका, लेकिन फिर भी वह नहीं बचा पाए हम उसे, और इस सिचुएशन पहले से ज़्यादा खराब हो गई। हमने बहुत कोशिश की लेकिन उसे बचा नहीं पाए। यह बोलते हुए अचानक विवेक की आंखों में एक दर्द दिखाई देता है जिसे देखकर शुभी का दिल भी दर्द करने लगता है। उसने विवेक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, विवेक, आई एम रियली सॉरी। विवेक ने ना में सर हिलाया और कहा, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। बाय द वे, तुम लोग यहाँ पर कैसे? विवेक ने टॉपिक को चेंज कर दिया। शुभी ने कहा, हम यहाँ बिजनेस ट्रिप पर आए हैं कुछ मंथ के लिए, और मैं और अगस्त दोनों। उसके बाद शुभी अपने होटल का नाम बताया जहाँ पर वह दोनों रुके हुए थे। वो सुनकर अचानक विवेक के
आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, मैं भी तो वहीं ठहरा हुआ हूँ। ओ माय गॉड, व्हाट ए कोइंसिडेंस, हम लोग एक ही होटल में रुके हैं और अब तक एक दूसरे को नहीं देखा। शुभी हैरान थी, पर फिर बाद में एक ब्राइट मुस्कुराहट के साथ बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है। अब हम साथ में हैं तो एक दूसरे से मिलते रहेंगे, और हाँ, मैं तुम्हारी बेटी से जरूर मिलना चाहूंगी, मिलवाना उससे मुझे भी, ओके। विवेक ने हाँ में सर हिला दिया, बिल्कुल, क्यों नहीं। तभी अचानक शुभी का फोन बजने लगा। सुभी ने स्क्रीन पर देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। फिर उसने काउंटर की तरफ देखा। अगस्त चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन लिए हुए खड़ा था। उसके हाथ में उसका फोन था। शुभी को अगस्त का कॉल आ रहा था। शुभी थोड़ा ऑकवर्ड हो गई। स्क्रीन पर विवेक ने भी अगस्त का नाम देख लिया था और फिर उसने भी अगस्त को डार्क नजरों से उन्हें देखते हुए देखा। विवेक ने कहा, आई गेस तुम्हारा हस्बैंड कुछ कंफर्टेबल नहीं लग रहा, हम तुम जाओ, हम बाद में मिलते हैं। अगस्त की हरकत से शुभी को बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ कहा, ओके, सी यू लेटर। उसके बाद वह वहां से चली गई। दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। अगस्त गाड़ी ड्राइव कर रहा था और शुभी बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। दोनों के बीच में सन्नाटा था। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। दोनों के ही एक्सप्रेशन कोल्ड थे। शुभी ने अगस्त से फाइनली सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, वह सब क्या था? अगस्त ने एक नजर शुभी के ऊपर डाली और फिर सामने रोड पर फोकस करते हुए बोला, क्या क्या था? शुभी अगस्त को अनजान बनते हुए देखकर चौंक गई। उसने अपनी आईब्रोज को सिकुड़ते हुए कहा, दादा, स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं क्या पूछ रही हूँ। अगस्त ने सामने देखते हुए कहा, मुझे स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी ही स्मार्ट हूँ और मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। अगस्त जानता था कि शुभी क्या पूछने की कोशिश कर रही है, पर फिर भी उसने कुछ नहीं बोला। शुभी अगस्त से बोली, विवेक के सामने तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे थे? तुम्हें पता है ना मेरे लिए कितना अजीब हो गया था। अगस्त कुछ नहीं बोलता। शुभी इरिटेट होकर बोली, अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अगस्त ने धीरे सपाट शब्दों में जवाब दिया, मैंने क्या बिहेव किया? नॉर्मल ही तो था। अगस्त अपनी बात को बिल्कुल नहीं मानता और यह देखकर शुभी अपना माथा रगड़ने लगती। वह इरिटेट हो गई थी। फाइनली एक गहरी सांस लेकर वह चुपचाप बैठी रहती है और फिर वो लोग जल्द ही होटल पहुंच जाते हैं। थोड़ी ही देर में अगस्त अपने कमरे में पहुंचता है। सूट निकालकर साइड में रख देता है और फिर बिस्तर पर बैठ जाता है। अपना फोन निकालकर मोबाइल फोन की स्क्रीन वॉलपेपर पर लगी हुई अपनी और शुभी की पुरानी फोटो देखता है, जिसमें वो दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे, एक एक दूसरे की बाहों में हंसते मुस्कुराते हुए। जब उनकी जिंदगी में कोई भी दुख नहीं था, सिर्फ खुशियां थी। तभी अचानक अगस्त को खांसी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे उसकी खांसी बढ़ती जाती है। वह बाथरूम में जाता है और जैसे ही मुंह पर रखे हुए हाथ को पीछे करता है तो देखता है उसकी हथेली पर खून लग गया है। वह नजर उठाकर अपने आप को आईने में देखता है। हथेली पर लगे खून को देखकर भी उसके एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आता। उसे फिर से खांसी शुरू हो जाती है। उसकी हेल्थ अंदर से काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जिस वजह से अक्सर खांसी के दौरान हल्का सा ब्लड आ जाता था। वह जानता था कि उसकी तबीयत खराब है, लेकिन अब जैसे उसे इसी से किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी दरवाजे पर एकदम से खटखटाहट की आवाज आती है। शुभी की आवाज सुनाई देती है, अगस्त, क्या तुम अंदर हो? आर यू ऑल राइट? अचानक शुभी की आवाज सुनकर अगस्त थोड़ा चौंक जाता है। वह तुरंत पानी से अपना हाथ धोते हुए बोला, हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। उसने फटाफट से अपना हाथ और मुंह अच्छे से धोया और फिर टॉवल पोंछते हुए बाहर निकला। शुभी थोड़ा टेंशन में खड़ी हुई थी। जैसे ही अगस्त बाहर आया उसने तुरंत अगस्त के पास आकर कहा, तुम ठीक हो ना? तुम्हें फिर से खांसी शुरू हो गई? दवाई ली तुमने? अगस्त ने हल्का सा सर हिलाकर कहा, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस यहाँ एकदम से वेदर चेंज हुआ तो थोड़ी खांसी हो गई। शुभी अगस्त के लिए खाना लेकर आई थी। जब उसने अंदर अगस्त को लगातार खांसते हुए सुना तो अचानक ही उसके चेहरे पर चिंता भरी लकीरें उभर आई। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, ऑल राइट, चलो बैठो, मैं खाना लेकर आई हूँ। अगस्त बिना कुछ बोले चुपचाप बैठ जाता है। शुभी टेबल पर खाना लगा देती है। शुभी ने बहुत ही स्पेशल, बहुत मेहनत करके न्यूट्रिशन फूड अगस्त के लिए बनाया था। उसने खाना परोसते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए खास सूप बनाकर थोड़ी देर में लेकर आऊंगी, जिससे तुम्हारी खांसी में तुम्हें राहत मिलेगी, ओके? अगस्त बिना कुछ बोले बस हल्का सा सर हिला देता है। शुभ उसके बगल में बैठ जाती है। अगस्त के लिए वह खाना खुद बनाकर लाई थी। वह कोशिश करती थी कि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन खाना अगस्त को दे सके, और यह चीज असर भी कर रही थी। जब से सुबह ने उसके खाने में बदलाव किया था, अगस्त के पेट में थोड़ी राहत मिल रही थी, वरना अक्सर उसको स्टमक प्रॉब्लम हो रही थी। कभी कई कई दिनों तक खाना खाने के बाद या ज्यादा देर भूखा रहने के बाद या फिर कुछ भी उठाकर खाने के बाद हमेशा उसे स्टमक प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता था। लेकिन शुभी उसे टाइम पर और न्यूट्रिशन हल्का खाना देती थी।
जिसमें पूरा न्यूट्रिशन होता था और अगस्त को फोर्स करके कोशिश करती थी कि वह थोड़ा ज़्यादा खाए और अच्छे से खाए। शुभी उसकी प्लेट में खाना लगाते हुए बोली, अच्छे से खाना ठीक है। अगस्त सुबह की प्लेट में खाना डालने लगता है, तुम भी खाओ। शुभी थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है लेकिन फिर कुछ नहीं बोलती और चुपचाप दोनों खाना खाना शुरू कर देते हैं। बाथरूम में अपने बालों को टॉवल से साफ करते हुए अंबर बाहर निकलता है और फिर आईने के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। उसने कमर पर भी टॉवल लपेटा हुआ था और दूसरे टॉवल से वह अपने गीले बालों को पोंछ रहा था। उसके गीले बाल उसके माथे पर आ रहे थे और उसे बहुत ही ज्यादा हैंडसम बना रहे थे। उसके फेशियल फीचर्स ज्यादातर पीयूष के जैसे ही थे लेकिन कुछ चीजें समायरा से भी मिलती थी। दोनों का मिला जुला कॉम्बिनेशन अंबर को ब्रेथ टेकिंग हैंडसम बनाता था। उसके हैंडसम चेहरे और उसकी सुरीली आवाज के पीछे दुनिया पागल थी। उसके बाद अंबर कोई टॉनिक लेता है जो कि वह खास अपने गले का खास ख्याल रखने के लिए लेता था। अंबर अपने गले का और अपने लुक्स पर बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। आखिर इन्हीं दोनों चीजों की वजह से तो वो लाखों दिलों की धड़कन है। उसके बाद वह आराम से बिस्तर पर बैठ के बगल में रखे अपने गिटार को उठाने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसका फोन जोर जोर से बजने लगता है। जब उसने अपने फोन की स्क्रीन पर प्रिया का नाम देखा तो उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह आराम से गिटार को वापस साइड में रखकर बिस्तर पर लेटकर फोन उठाते हुए बोला, हे बेबी। दूसरी तरफ से प्रिया की चेयरफुल आवाज सुनाई देती है, एके बेबी आई मिस यू सो एके बेबी आई मिस यू सो मच। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, ये आई मिस यू टू, हाउ आर यू। उसके बाद दोनों कुछ देर तक आराम से बातें करते। अंबर को अपने नेक्स्ट कॉन्सर्ट के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी थी इसलिए वह उसे जल्दी गुड नाइट बोल देता है और फोन कट कर देता है। जैसे ही अंबर फोन कट करता है, फोन बजने की बजाय बस आदत से मजबूर होकर गलती से उसका हाथ इंस्टाग्राम पर चला जाता है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए अचानक एक अनजान मैसेज पर उसका ध्यान जाता है। वैसे तो वह अनजान मैसेजेस का जवाब नहीं देता था, उसके पास भरे पड़े थे अनजान मैसेज, पर इस मैसेज ने जरा उसका ध्यान खींच लिया। जब उसने मैसेज खोलकर देखा तो वह हैरान रह गया। एक लड़की ने एक रुमाल की फोटो उसके पास भेजी थी, थैंक यू बोला था और बताया था कि वही लड़की है जिसने यह रुमाल भेजा है और जिसकी उसने क्लब में मदद की थी। अचानक लड़की के मैसेज को पढ़कर अंबर को तुरंत याद आता है, क्लब में जब धरा थोड़े शराबी लोगों के बीच में फंस गई थी तो उसने मदद की थी। वह हैरान था, ये रुमाल क्या वाकई में उसी लड़की ने भेजे थे। अंबर के पास हर रोज ना जाने कितनी मात्रा में उसके फैंस गिफ्ट भेजते थे। सिक्योरिटी रीजन की वजह से वह ऐसे ही किसी को गिफ्ट को हाथ नहीं लगाता, सबसे पहले उन्हें टाइट सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता था। एक दिन अंबर बाहर निकल रहा था तो वह घर पर रुमाल भूल गया था। तभी उसके गिफ्ट में से एक खूबसूरत बॉक्स उसे दिखाई दिया जो रुमाल से भरा हुआ था। अंबर ने जब एक रुमाल निकाला तो वह हैरान रह गया और काफी खूबसूरत लग रहा था वो रुमाल। उस पर आर्टिफिशियल डायमंड का सुंदर सा वर्क किया गया था और उसका नाम भी लिखा हुआ था। उसे वह इतना पसंद आया कि उसने पूरे ही बॉक्स को रख लिया। अंबर हैरान था कि वह बॉक्स इसी लड़की ने भेजा था। अंबर ने कुछ सेकंड तक सोचा और फिर उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद मैसेज का जवाब देते हुए कहा, हाय मिस धरा, तो वह रुमाल आपने भेजे थे, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए, थैंक यू वेरी मच। और मैंने जो आपकी मदद की उसके लिए आपको मुझे रिपे करने की जरूरत नहीं है, बस अपना ख्याल रखिए, इतना काफी है। यह मैसेज सेंड करने के बाद अंबर ने फोन को साइड में रखा और फिर रिलैक्स होकर लेट ही रहा था, तभी दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज हुई और अंबर ने दरवाजे की तरफ देखा। समायरा अंदर आई और बोली, तो मेरे रॉकस्टार साहब, खाना वाना खाया या नहीं, फिर डाइट पर चल रहे हो। अंबर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, मॉम। वह खड़ा हुआ और समायरा की कमर पर लिपटते हुए बोला, आई लव यू मॉम। यह बोलकर अंबर ने बच्चे की जैसा मुंह बना लिया। समायरा मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरती है, वह ऐसा ही करती है हमेशा। चलो जल्दी से नीचे आ जाओ, मैंने तुम्हारी मनपसंद का खाना बनाया है और तुम्हारे डैड बोल रहे थे कि उन्हें तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। इनफैक्ट हम दोनों को तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तो जल्दी से आ जाओ, ओके। अंबर थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, जरूरी बात, कैसे जरूरी बात। समायरा ने उसके कपड़े ठीक करते हुए संभालते हुए कहा, है कुछ जरूरी बात, जल्दी आ जाओ, खाना बिल्कुल तैयार है। यह बोलकर समायरा वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में अंबर डाइनिंग हॉल में पहुंचता है। डाइनिंग टेबल पर समायरा खड़ी हुई थी और पीछे से किसी ने उसे अपनी बाहों में रखा हुआ था। पीयूष, जो कि समायरा को अपनी बाहों में लपेटे हुए उसके साथ प्यार भरी बातें कर रहा था, प्यार भरा लम्हा गुजार रहा था। यह देखकर अंबर के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने हमेशा अपने मॉम डैड को एक दूसरे से बहुत प्यार करते हुए देखा था। उसके डैड यानी पीयूष हमेशा समायरा को अपनी पलकों पर
बिठाकर रखते थे। उसकी हरकतों से अंबर ने सीखा है कि एक औरत को कैसे ट्रीट करना चाहिए। तभी अचानक उसने अपना गला साफ करा। समायरा और पीयूष का ध्यान उस पर गया तो समायरा तुरंत पीयूष की बाहों से अलग हुई। अंबर ने अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। यह सुनकर पीयूष अपनी आंखें रोल करता है और उसके कंधे पर मुक्का मारते हुए कहता है, सो वॉट, वह बीबी है मेरी और तुम्हारी मॉम से प्यार करता हूं मैं, तभी तुम दुनिया में आए हो। समायरा चौंक जाती है, उसके गाल लाल हो गए थे और उसने घूर के पीयूष को देखा। अंबर हंसने लगा। उसके बाद सब लोग आराम से कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पीयूष अंबर से बोला, तुम्हारे नेक्स्ट कॉन्सर्ट की तैयारी कैसी चल रही है? उसने अपनी प्लेट में खाना लगाना शुरू कर दिया। अंबर ने जवाब दिया, सब बहुत बढ़िया चल रहा है डैड। अगला कॉन्सर्ट मेरा कोलकाता में होने वाला है। अंबर की बात सुनकर पीयूष ने हल्का सा सर हिलाकर कहा, नर्वस? अंबर हंसा और बोला, नॉट अ ऑल। खाना लगाने के बाद पीयूष ने बड़े ही प्यार से खाना लगाई हुई प्लेट को समायरा के सामने रख दिया और खुद के लिए दूसरी प्लेट लगाने लगा। पीयूष दूसरी प्लेट खुद के लिए लगाकर खाना खाने लगा। अंबर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, आप हमेशा मॉम के लिए प्लेट लगाते हो, कभी मेरे लिए भी लगा दिया करो। यू डोंट लव मी? पीयूष ने जवाब दिया, ऑफ कोर्स आई लव यू बट नॉट मोर देन योर मॉम। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे लिए खाना लगाए तो किसी को ढूंढ क्यों नहीं लेते अपने लिए? अचानक पीयूष की बात सुनकर अंबर ऑकवर्ड हो जाता है। समायरा पीयूष की तरफ देखते हुए बोली, अंबर, मैं और तुम्हारे डैड सोच रहे हैं कि अब तुम शादी के लायक हो गए, तो आई थिंक अब हमें तुम्हारी शादी के बारे में सोचना चाहिए। अंबर अचानक ये सुनकर हैरान हो गया। उसके हाथ से चम्मच प्लेट में गिर गई और उसने समायरा पीयूष की तरफ देखकर कहा, व्हाट? अंबर के रिएक्शन से वह दोनों थोड़े कंफ्यूज हुए। पीयूष ने अपने आईब्रोज को कंफ्यूजिंगली ऊपर उठाया। व्हाट? ब्रह्मचारी बने रहने का इरादा है क्या? यू आर ओल्ड इनफ टू गेट मैरिड, ओके? इतना शॉक क्यों हो रहे हो? अंबर ने तुरंत कहा, लेकिन डैड आई एम नॉट अलोन, ओके? मुझसे पहले तो अभी आरुष है, सिद्धार्थ है, अधीर भी तो है। सडनली मेरी शादी की बात कहाँ से आ गई? पीयूष ने अंबर की तरफ देखा और कहा, रिलैक्स रिलैक्स, इट्स नॉट लाइक कि हमने अभी तुम्हें पकड़कर तुम्हारे फेरे करवा दिए। हम सिर्फ बात कर रहे हैं। क्या इसमें भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अंबर थोड़ा ऑकवर्ड होकर अपने सर को खुजाने लगा। समायरा अंबर से बोली, अंबर देखो, तुम अभी कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो शादी के नाम से डर कर भाग रहे हो। बेटा देखो, तुम्हें अपनी लाइफ में जो भी कुछ अचीव करना है तुम ऑलरेडी कर चुके हो। हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ओके? और अब आई थिंक तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, तो प्रॉब्लम क्या है? अगर हम शादी की बात छेड़ रहे हैं तो अंबर ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मॉम, बस आप लोगों ने अनएक्सपेक्टेडली अचानक ही शादी का जिक्र कर दिया तो थोड़ा अजीब लगा। पीयूष ने मुस्कुराकर कहा, इतना अजीब फील करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी गर्दन पर चाकू रख के तो हमने तुम्हें शादी के मंडप में नहीं बैठाने वाले। तुम हमारी इकलौती औलाद हो अंबर, तुम मेरी और समायरा की प्यार की निशानी हो, तुम हमारे लिए बहुत स्पेशल हो। पीयूष की बात सुनकर अंबर का दिल नरमाहट से भर जाता है। वह जानता है कि उसके मॉम डैड अपनी जान से भी ज्यादा उसको प्यार करते हैं। वह अपने आप को बहुत लकी महसूस करता है, उसे इतने अच्छे मॉम डैड मिले हैं। इससे अच्छे तो कभी मिल ही नहीं सकते थे, इसलिए कभी अंबर ने उन्हें निराश नहीं किया। दूसरे लड़कों की तरह मौज मस्ती करने के चक्कर में उसने कभी अपने करियर को निग्लेक्ट नहीं किया। अपने मॉम डैड को प्राउड फील करवाने के लिए उसने बहुत मेहनत की और आज वह ऐसा कर भी रहा है। लेकिन फिर भी उसे इतनी हिम्मत मिली कि वह अब तक अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में अपने मॉम डैड को बता सके, जबकि उसने कोशिश कई बार की। अंबर पहले खुद श्योर नहीं था कि वह बताने की हालत में है या नहीं, लेकिन अब जब उसने सब कुछ अचीव कर लिया है तो हाँ, क्यों नहीं। अंबर को ख्यालों में खोया हुआ देखकर पीयूष और समारा एक दूसरे को देखते फिर अंबर की तरफ। पीयूष अपनी आईब्रोज को हल्का सा ऊपर उठाकर बोला, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से कब मिलवा रहे हो? पीयूष ने जैसे अंबर के ख्याल पढ़ लिए थे। एकदम से उसका सवाल सुनकर अंबर हैरान होकर पीयूष की तरफ देखने लगा। उसके गाल लाल हो गए। समायरा अंबर से बोली, तुमने आज तक हमें अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया नहीं है। हमें पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, कब मिलवा रहे हो उससे? अंबर हैरान होकर बोला, आप लोगों को कैसे? उसे नहीं पता था कि उसके मॉम डैड को उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में कैसे पता लग गया। उसने तो किसी को बताया भी नहीं। समायरा हंसते बोली, सीरियसली, हमने तुम्हें पैदा किया है, तुमने हमें पैदा नहीं किया। हमें बहुत अच्छे से पता है, तुम्हारा चेहरा देखकर सब समझ आता था। शर्म से अंबर के गाल लाल हो गए। पीयूष ने खाना खाते हुए कहा, उसका नाम क्या है? अंबर थोड़ा ऑकवर्ड हो गया और उसने हिम्मत करके बताया, प्रिया। समायरा हल्का सा सर हिलाकर बोली, ओके, तो उसे घर लेकर कब आ रहे हो? अंबर ने हल्का सा अपना सर खुजाया और कहा,
जब आप लोग तैयार हो उससे मिलने के लिए। पीयूष अंबर की तरफ देखकर बोला, तुम श्योर हो ना कि तुम अपनी जिंदगी उसी के साथ गुजारना चाहते हो? पीयूष की बात सुनकर अंबर थोड़ा सा हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। पीयूष ने एक गहरी सांस लेकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, देखो अंबर, शादी और प्यार, इन दोनों में फर्क होता है। प्यार तो कोई किसी से भी कर लेता है, पर शादी के लिए बहुत सोचना समझना पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही किसी भी लड़की को उठाकर बिना उसका बैकग्राउंड चेक किए तुमसे उसकी शादी करवा देंगे, जस्ट बिकॉज कि तुम उस लड़की से प्यार करते हो? पीयूष की बात सुनकर एकदम से अंबर के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और उसके चेहरे पर थोड़ी नर्वसनेस दिखाई देने लगी। मैं कुछ समझा नहीं डैड। इस बार पीयूष ने थोड़े सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, देखो अंबर, शादी का मतलब है कि दो फैमिली आपस में जुड़ जाएंगी। यह एक लॉन्ग टाइम कमिटमेंट होती है। यह एक लॉन्ग टाइम कमिटमेंट होती है जिसमें हर तरह से दो लोग को कंपैटिबल होना पड़ता है। अगर ना सिर्फ दो लोगों को बल्कि उनकी फैमिली को भी एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होना पड़ता है। कौन लड़की है, क्या काम करती है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, वह लोग पैसे दौलत शोहरत में हमारे बराबर हैं या नहीं, उसके मॉम डैड क्या करते हैं, सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। अगर एक भी चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुई तो उस लड़की के साथ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। पीयूष की बात सुनकर अंबर की आंखें खुली की खुली रह गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पीयूष ये बोलेगा। थोड़ा नर्वस होकर वह अपनी नजरों को इधर उधर करता है और अपना सलाइवा गटक लेता है। अंबर हिम्मत करके पीयूष से बोला, डैड एक्चुअली वह प्रिया। दरअसल अंबर खामोश हो जाता है। हालांकि वह प्रिया से काफी प्यार करता था और दोनों लंबे टाइम से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में भी थे, लेकिन प्रिया उसका बैकग्राउंड बिल्कुल मैच नहीं करता। जब वह कॉलेज में था तो प्रिया एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट थी। प्रिया का फैमिली बैकग्राउंड भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसकी फैमिली दूसरे शहर में रहती है, लेकिन वो लोग मिडिल क्लास हैं। अब जबकि पीयूष ने बोल दिया है कि वह सिमिलर फैमिली बैकग्राउंड में ही अंबर की शादी करवाएगा। अगर उनके अकॉर्डिंग लड़की का बैकग्राउंड उसकी फैमिली वेल्थ से मैच नहीं हुई तो फिर शादी नहीं हो सकती। तो अंबर को इस चीज़ ने बहुत ही ज़्यादा नर्वस कर दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। वह जब बोलने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोलता है वैसे ही समायरा और पीयूष हंसने लगते हैं। अचानक उन दोनों को हंसने से अंबर कंफ्यूज होकर उनकी तरफ देखा। समायरा ने पीयूष के कंधे पर मुक्का मारते हुए कहा, तुम भी ना, मुंह देखो उसका, तुमने तो उसके चेहरे के सारे रंग ही उड़ा दिए। पीयूष ने अंबर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अपनी हंसी को थोड़ा कंट्रोल करते हुए कहा, सॉरी, मैं बस मजाक कर रहा था। पीयूष की बात सुनकर अचानक अंबर को एक राहत की सांस आई। फिर वह भी उन लोगों के साथ थोड़ा हंसने लगता है। डैड, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। पीयूष ने अंबर से कहा, जब तक तुम उस लड़की से प्यार करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह चाहे किसी भी फैमिली बैकग्राउंड से, अगर वह अच्छी लड़की है, तुम्हारे लायक है, तो तुम उसे चाहते हो तो हमें अपने घर में की बहू बनाने में कोई भी ऐतराज नहीं है। बाकी तुम्हें उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है तो तुम्हें सोच समझ कर ये फैसला लेना चाहिए। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, जी डैड, मैंने बहुत सोच समझ कर ही फैसला लिया है। प्रिया वाकई में बहुत अच्छी लड़की है और हम लोग कॉलेज टाइम में एक दूसरे के साथ थे। जब मैं सिर्फ अंबर खन्ना था, एके नहीं, तब से वो मेरे साथ है। एंड आई रियली लाइक हर। पीयूष ने हल्का सा सर हिलाते हुए कहा, ऑल राइट, इफ यू रियली डू देन दैट्स ग्रेट। क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, आह। एक आदमी ने जोर से चिल्लाने की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। उस आदमी के हाथों को पकड़कर पीछे की तरफ कर दिया गया था और उसे जमीन पर घुटनों के बल बिठाया गया था। पीछे से बॉडीगार्ड्स ने उसके हाथ को कस के पकड़े हुए थे और उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। वह आदमी कोई और नहीं, वनराज राणा था। वनराज ने पलके उठाकर सामने देखा और गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, कबीर डोगरा, तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो? कबीर आराम से सोफे पर फैलकर बैठा हुआ था। उसके हाथ में जलती हुई सिगरेट थी और चेहरे पर रिलैक्समेंट के भाव। उसके पैर सामने टेबल पर थे। बगल वाले सोफे पर काफी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अपनी दोनों कोहनियों को अपने घुटनों पर रखे हुए, दोनों हाथों को आपस में जोड़े हुए, उंगलियों को आपस में फंसाए हुए डार्क आंखों के साथ गौतम बैठा हुआ था। वनराज राणा के चेहरे पे बहुत सारे मारपीट के निशान थे। कबीर के गार्ड्स चारों तरफ खड़े हुए थे। वनराज ने एक अंडरवियर के अलावा कुछ भी नहीं पहन रखा था। सामने बिस्तर पर दो लड़कियां जो कि बिगनी में थी, एक दूसरे से चिपक कर बैठी हुई थी और यह सारा नजारा देखकर काफी घबराई हुई थी। चिपक कर बैठी हुई थी और यह सारा नजारा देखकर काफी घबराई हुई थी। उन दोनों लड़कियों के साथ वनराज बिस्तर में मस्ती कर रहा था कि तभी अचानक कबीर के आदमियों ने हमला बोल दिया। उन दोनों लड़कियों को तो कुछ नहीं किया, जो डरी सहमी सी बैठी हुई थी, लेकिन वह वनराज को धर लिया। उन लोगों ने, कबीर आगे बढ़ा और टेबल पर रखी शराब की बोतल से ग्लास
में शराब डाली। उसके बाद आराम से सोफे पर पीठ लगाकर वह गिलास हाथ में लेकर बैठ गया। फिर धीरे से उसकी सिप ली और कहा, वनराज, तुम्हें पता है ना कि मेरे पेशेंस की एक लिमिट है। क्या तुम्हें सीरियसली नहीं पता कि मुझे तुमसे क्या चाहिए? वनराज फ्रस्ट्रेशन में गौतम की तरफ देखकर बोला, तुम लोगों ने मेरा दिमाग हद से ज्यादा खराब कर दिया। मेरे पीछे मत पड़ो। मुझसे क्या ही निकलवाओगे तुम लोग? अरे मुझे नहीं पता काल कहाँ पर है। वह अपनी मर्जी का मालिक है। वह कहाँ होता है, कहाँ नहीं, कब क्या करता है, किसी को नहीं पता। मेरे पास भी वह सिर्फ तभी फोन करता है जब उसे मुझसे कोई काम होता है, कोई डील होती है, या फिर उसे ड्रग्स, हथियार या लड़कियों की सप्लाई चाहिए होती है। कबीर के एक्सप्रेशन थोड़े सीरियस हो गए। उसने वनराज की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम्हें नहीं पता कि काल कहाँ पर है? वनराज ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे सच में नहीं पता। वह कहा, अगर तुम लोगों को चाहिए तो तुम लोग मेरा फोन चेक कर सकते हो। देखो, अगर तुम लोग मुझे जान से भी मार दोगे तो भी मैं यही शब्द दोहराऊंगा कि मुझे नहीं पता कि काल कहाँ है। उसके वेयर अबाउट उसके वेयर अबाउट के बारे में कोई नहीं जानता। यह अंडरवर्ल्ड की दुनिया का मिस्टर इंडिया है जो सिर्फ अपनी मर्जी से ही दिखाई देता है। कबीर कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता है, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। उसे इस तरह से चुप देखकर वनराज के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और वह कबीर से कहता है, क्या बात है डोगरा, डर लग रहा है? अंडरवर्ल्ड की दुनिया में फाइनली कोई आया है जिसमें कबीर डोगरा की रातों की नींद उड़ा दी। उसके बाद वनराज हंसने लगता है। गौतम की भौहें सिकुड़ जाती है। जबान संभाल कर बात करो। गौतम की कड़क आवाज सुनकर वनराज और जोर से हंसने लगता है। मैंने तो देखने के लिए बेताब हो रहा हूँ कि कैसे काल कबीर डोगरा का काल बनकर उसके सामने आता है। अब मान भी लो कबीर डोगरा, माना कि अपने वक्त में तुम अनबीटेबल थे, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन अब उम्र हो गई है यार तुम्हारी भी, और अपने बच्चों को तुमने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रखने नहीं दिया। तो कोई तो होगा ना जो तुम्हारी पोजीशन को हैंडल करेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि काल तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है। मैं तुम्हारी आंखों में डर देख सकता हूँ। फाइनली अपने से ज्यादा ताकतवर माफिया से तुम्हारी टक्कर हो गई है। गौतम गुस्से में अपनी मुट्ठियों को जोर से कस लेता है। वह खड़ा होता है जैसे किसी वक्त वनराज का मुंह तोड़ देगा, पर कबीर के जोर-जोर से हंसने की आवाज से गौतम वहीं पर रुक जाता है। वनराज भी थोड़ा हैरान और कंफ्यूज होकर कबीर की तरफ देखता है। शराब का घूंट मार के सिगरेट का सुट्टा मारने के बाद कबीर फाइनली सोफे से खड़ा हुआ और बोला, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। काल ने तो वाकई में मुझे सोच में डाल दिया। सही कहा तुमने, लंबे वक्त बाद कोई ढंग सही कहा तुमने, लंबे वक्त बाद कोई ढंग का माफिया दिखा है अंडरवर्ल्ड में। कहीं वो मेरी कोई नाजायज औलाद तो नहीं? लेट्स फाइंड आउट। उसके बाद कबीर ने वनराज की तरफ देखा जो चेहरे पर एक शैतानी सी मुस्कुराहट के साथ कबीर को देख रहा था। एक गहरी सांस लेकर कबीर ने अपने गार्डों को उसे रिलीज करने का इशारा किया। गार्डों ने तुरंत उसके हाथों को छोड़ दिया, कदम पीछे ले लिए। वनराज के चेहरे पर एक प्राउड एरोगेंट मुस्कुराहट के साथ जमीन से खड़ा होकर अपने हाथ और कंधों को स्ट्रेच करने लगा। उसके बाद कबीर के इशारे पर वह सब लोग वहां से चले गए और कबीर भी गौतम के साथ वहां से निकल गया। उनके चले जाने के बाद वनराज खिड़की की तरफ आया। उन गाड़ियों को वहां से जल्द ही निकल जाता हुआ देखा। यह देखकर वनराज के चेहरे के एक्सप्रेशन हल्के से डार्क हो जाते हैं। वह तुरंत अपने पॉकेट में हाथ डालकर फोन निकालता है और एक अननोन कॉल पर कॉल करता है। थोड़ी ही देर में कॉल रिसीव होती है और एक डार्क आवाज सामने से सुनाई देती है, तुमने मुझे कॉल क्यों किया? यह रूल्स के अगेंस्ट है, तुम्हें पता है ना? सुनकर वनराज राणा जोर जोर से हंसने लगता है। सोफे पर बैठकर वह गिलास में शराब डालकर उसे आराम से पीकर सोफे पर दोनों पैर रखते हुए बोला, आपको एक खुशखबरी देनी है, उसके लिए ही फोन किया। दूसरी तरफ से एक गहरे अंधेरे वाले कमरे में एक आदमी बैठा हुआ था। उसके हाथ में मोबाइल फोन था और उसकी आंखें काफी डार्क थी। बोलो, वनराज राणा ने कहा। कबीर डोगरा आया था अभी अभी यहाँ पर अपने आदमियों के साथ आपको ढूंढने के लिए। अचानक वनराज राणा की बात सुनकर कुछ सेकंड के लिए दोनों तरफ खामोशी छा जाती है। काल की आवाज अब पहले से ज्यादा ठंडी हो गई थी। एंड देन वनराज राणा ने शराब की घूंट लेते हुए हंसते हुए कहा, मैंने पहली बार कबीर डोगरा के चेहरे पर टेंशन देखी है। मैं बयां नहीं कर सकता कि मुझे कैसा फील हो रहा है। आप उससे बहुत जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। डोंट डोंट वरी, मैंने उसे बताया कि मेरा आपसे कोई कांटेक्ट नहीं है और जब आपको जरूरत हो केवल तभी आप मुझे कॉल करते हो, वरना हमारी कोई बात नहीं होती। वह लोग मान गए और यहाँ से चले गए, लेकिन आई मस्ट से आपने कबीर डोगरा को अंदर से हिला दिया। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अब मैं उसे बर्बाद होते हुए देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। आई एम रियली एक्साइटेड। दूसरी तरफ से एक खामोशी छा जाती है। वनराज थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। हेलो काल,
आप सुन रहे हो ना? जब दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती तो वनराज एक बार स्क्रीन पर देखता है कि कॉल डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया, लेकिन कॉल अब भी चल रहा था। दूसरी तरफ से कॉल अब भी सुन रहा था पर कुछ बोल नहीं रहा था। यह उसे समझ में नहीं आया। वनराज कुछ बोलने के लिए अपना मुँह खोलता है, तभी कॉल एक तिरछी-सी मुस्कुराहट के साथ बोला, बेवकूफ़! कॉल की बातें सुनकर वनराज कन्फ्यूज़ हो गया। क्या मतलब है आपका? तभी काल की आंखें और भी ज़्यादा डार्क हो गई और उसके होंठ तिरछे से ऊपर हो गए। काल ने बहुत ही ठंडी, टेरिफाइंग और शांत आवाज़ में कहा, कबीर डोगरा, मैं जानता हूँ तुम इस वक़्त हम दोनों की बातों को सुन रहे हो। अचानक काल की बात सुनकर वरराज की आंखें बड़ी हो जाती हैं। जैसे ही उसे कुछ रियलाइज़ होता है, उसके दिल की धड़कनें बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। उसके बगल में थोड़ी ही दूर सभी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। कबीर अपनी गाड़ी से पीठ लगाकर खड़ा हुआ था। जब गौतम ने बात सुनी तो उसकी हैरानी से कबीर की तरफ देखा, पर कबीर की आंखें ठंडी थी, बिल्कुल ठंडी, उसमें कोई हैरानी नहीं थी। कान में ब्लूटूथ पहनी हुई थी, दूसरी ब्लूटूथ नजर नहीं आ रही थी। इनफैक्ट काल की बात सुनकर उसका होठ हल्का सा ऊपर उठ गया। यह लड़का उसकी सोच से कहीं ज्यादा स्मार्ट है। उसने अंदाजा उसी वक्त लगा लिया था जब मुर्राज ने बताया कि कबीर यहाँ पर आया था और उसने कहा कि उसका कबीर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, और कबीर ये बात मानकर चुपचाप चला गया। डेफिनेटली कबीर को अंदाजा हो गया था कि उसके जाते ही वनराज कॉल से कांटेक्ट जरूर करेगा, तो इसलिए कबीर ने उसकी बात सुनने का इंतजाम पहले ही कर लिया था। हाथों को छाती पर क्रॉस करते हुए कबीर ठंडे एक्सप्रेशन के साथ चुपचाप खड़ा हुआ था। तभी दूसरी तरफ से काल की गहरी डार्क आवाज उसे सुनाई देती है, माना कि हम एक दूसरे के राइवल्स हैं, पर मेरा यकीन मानिए कि मैं आपको बहुत मानता हूँ, और सीरियसली अगर हम दुश्मन नहीं होते तो डेफिनेटली आप मेरे गुरु होते। ट्रस्ट में, जितना बेसब्र मुझसे मिलने के लिए आप हो रहे हैं उतना ही बेसब्र मैं भी हूँ, और हम लोग जरूर मिलेंगे। बस सही वक्त का इंतजार कीजिए। आपको मुझ तक पहुंचना नहीं पड़ेगा, मैं खुद ही आपके सामने आ जाऊंगा। उसके बाद कॉल कट जाता है। कबीर कान से ब्लूटूथ निकाल देता है। गौतम ब्लूटूथ को निकालते हुए अब भी हैरान लग रहा था। उसने कबीर से कहा, उसे कैसे पता चला कि हम उसकी बातें सुन रहे हैं? गौतम की बात सुनकर कबीर हल्का सा हंसा और बोला, लोग उसे मुझसे कंपेयर कर रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है उसकी जगह मैं होता तो मुझे नहीं पता चलता? उसे पहले ही अंदाजा हो गया था। एक गहरी सांस लेकर कबीर ने कहा, आई वॉन्ट टू मीट हिम। गौतम, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब फीलिंग आ रही है, बोलकर कबीर के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा डार्क हो जाते। हाथ में पकड़े हुए दरवाजे पर खटपट की आवाज से हाथ में पकड़े हुए फोन पर फाइनली काल की नजर हटकर दरवाजे पर जाती। दरवाजा खुलता है और बाहर की थोड़ी सी रोशनी कमरे के अंदर आती है, लेकिन वह रोशनी इतनी ही थी जितनी काल के पैरों तक पहुंच जाए। एक लंबा सा फिगर दरवाजे पर खड़ा हुआ था। विध्वंस। विध्वंस की आवाज अंदर कमरे में गूंजती है, आका आपसे मिलना चाहते हैं। अचानक ये बात सुनकर काल की आंखें थोड़ी सी बदल गई। ऐसा लगा जैसे उन आंखों में हल्की सी नर्वसनेस, हल्की सी घबराहट दिखाई देने लगी। जो आंखें हमेशा ही ठंडी रहती थी, आज उसमें थोड़ी हलचल हो रही थी। उसने गहरी आवाज में कहा, कमिंग। विध्वंस और काल जल्द ही एक बड़े से बंगले में पहुंचते हैं। दोनों के चेहरे पर मास्क थे। काल ने ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने हुए थे। उसके मास्क से सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी, जो काफी ठंडी और डिटरमाइंड थी। बंगले के चारों तरफ बेशुमार सिक्योरिटी थी। बंगला बहुत बड़ा और आलीशान था। वह दोनों चलते हुए एक बहुत बड़े कमरे के बाहर पहुंच जाते हैं। कमरे के बाहर आकर दोनों के कदम रुक जाते हैं और फिर दरवाजा अचानक ही अपने आप खुल जाता है। काल और विध्वंस दोनों कमरे में एंटर करते हैं। कमरे के अंदर ज्यादा रोशनी नहीं थी, काफी अंधेरा था, लेकिन लैंप से हल्की सी रोशनी बिखरी हुई थी, जो काफी ज्यादा तो नहीं लग रही थी, लेकिन यह दिखा रही थी कि सामने कुर्सी पर कोई बैठा है। वह कुर्सी लगातार हिल रही थी और उसकी कुर्सी के आर्मरेस्ट पर ग्लव्स पहने हुए एक हाथ रखा हुआ था। उसकी उंगलियां उसे आर्मरेस्ट पर एक एक करके बज रही थी। आर्मरेस्ट पर एक-एक करके बज रही थी। कुर्सी हिलने की हल्की सी चरमराहट कमरे में गूंज रही थी और कमरे के गहरे खौफनाक सन्नाटे को तोड़ रही थी। काल और विध्वंस कुछ सेकंड के लिए चुपचाप खड़े रहते हैं। फिर काल 2 कदम आगे आकर बोला, आका। अचानक इस आवाज से एकदम से वह कुर्सी हिलना बंद हो जाती है और कमरे में एक बार फिर से जोरदार सन्नाटा पसर जाता है। काल कुछ कदम आगे बढ़ता है और फिर अपने घुटने पर बैठ जाता है। आपने बुलाया? काल, जिसके ख्वाब से अंडरवर्ल्ड थरथरा जाता है, आज उसकी आवाज में हल्की
थरथराहट महसूस हो रही थी। हाथों की मुट्ठियाँ नर्वसनेस के मारे जोर से कसी हुई थी और पलकें नीचे झुकी हुई थी। विध्वंस हाथ बांधकर अपना सर झुकाए ऐसे खड़ा था जैसे कोई अपराधी किसी राजा के सामने खड़ा होता है। नज़र उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था दोनों में से कोई भी। तभी अचानक कुर्सी पर बैठे हुए आदमी के पैर जमीन पर पड़े और फिर वह धीरे-धीरे कुर्सी से खड़ा हो गया। काल और विध्वंस दोनों अपनी जगह पर किसी पत्थर की तरह जमे हुए थे। हल्की सी मूवमेंट नहीं थी। वह आदमी जो कोई भी था उसका हल्का-सा भी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। एक तो कमरे में अंधेरा, ऊपर से वह आदमी काले कपड़ों में कवर्ड था। उस आदमी के कदमों की आहट कमरे में गूंजती है जो धीरे-धीरे काल के पास आता है। काल अपना सर झुकाकर चुपचाप बैठा था। जल्द ही वह आदमी काल के सामने आकर खड़ा हो गया और फिर एक गहरी आवाज में काल के कानों में पड़ी, आज तुम्हारा सामना कभी डोगरा से हुआ था? काल तुरंत जवाब देता है, जी। उस आदमी की गहरी आवाज फिर काल के कानों में पड़ी, क्या तुम दोनों आमने सामने आए? काल ने जवाब दिया, जी नहीं। जैसे ही उन लोगों ने वेयर हाउस में कदम रखा हमने ब्लास्ट कर दिया, बट वो बच गया। कुछ सेकंड तक वह आदमी कुछ नहीं बोला और अगले ही पल उसने सामने रखे हुए एक चाकू को उठा लिया। अगले ही सेकंड में चाकू, जो कि बहुत बड़ा नहीं था, आकर काल के कंधे में जाकर घुस गया। काल ने अपनी मुट्ठियों को जोर से कस लिया लेकिन चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के वह वैसे ही चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा। सामने खड़े आदमी की गहरी आवाज काल के कानों में पड़ी, यह तुम्हारी सजा है। तुमने हाथ आए दुश्मन को इतनी आसानी से जाने दिया, पर तुमने क्या सोचा कि कबीर डोगरा को खत्म करना तुम्हारे लिए चुटकी बजाने जितना आसान होने वाला है? वह इतनी आसानी से नहीं मरेगा। उसके बाद उस आदमी की नजरें विध्वंस की तरफ थी। वह विध्वंस को उंगली से आगे आने का इशारा करता है। विध्वंस तुरंत आगे बढ़ता है और काल के बगल में अपने घुटनों पर इस तरह से बैठ जाता है जैसे वह बैठा हुआ था। वह आदमी धीरे से पास आता है और अपने हाथों को उठाकर दोनों के सर पर रख देता है। उसने अपने हाथों में ग्लव्स पहने हुए थे। उसके हाथ दोनों के सर को हल्का सा सहलाते हैं लेकिन उसमें एक अलग ही कड़कनेस थी। तुम दोनों मेरे लिए कितने खास हो ना। काल और विध्वंस चुपचाप बैठे रहे। उस आदमी ने उन दोनों से कहा, अगर तुम लोगों ने मेरे दिए हुए काम को खत्म नहीं किया तो फिर तुम दोनों को खत्म करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं रहेगा। तुम लोग जिससे टकरा रहे हो उसे अंडर एस्टिमेट करने की भूल मत करना। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।